दोस्तों फिर से आपका इस चैनल में वेलकम है। परमानंद कुमार आपका फिर से वेलकम करता है। मैं एक समरी लेकर के आया हूं और जो आपका ये कलर किया हुआ लाइन देख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। शिक्षा बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम एक बार अगर देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट प्रधान शिक्षक में या सीटेट में निश्चित आएगा। प्रधान शिक्षक में 75 में 70 भी आ जाए तो बेहतर होगा आपके लिए दोस्तों। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं लाइनर की ओर चलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लाइनर है जिसको आप देखिए। पहला, स्किनर साहब ने क्या कहा है, इसी को देखना है दोस्तों। अभी स्किनर साहब ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। बहुत सारे और हैं शिक्षा विज्ञान, पहले इसको देखेंगे कि स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस का जो स्टडी करता है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी कह सकते हैं। ये स्किनर साहब ने कहा था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लर्निंग एंड टीचिंग का जो प्रोसेस है, इस तरह का बात स्किनर साहब ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा पॉइंट जो हमने इसमें कलर किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, वैसे आप सेंट्रॉक और जेम्स ड्रीवर का भी है, आप देख लेंगे लेकिन अभी हम सेंट्रॉक का, जेम्स ड्रीवर का भी आप देख लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध रखता है। यह जेम्स ड्रीवर ने कहा है। सेंट्रॉक ने क्या कहा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। नेक्स्ट, आप कलर किया हुआ दोस्तों देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालकों के मानसिक, मेंटल एबिलिटी, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान का बेहतरीन डेफिनेशन है। बहुत ही अच्छा सारा पॉइंट इसमें आ गया है दोस्तों, जो पॉइंट हमें एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा ये नहीं होंगे, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है रोटेट करने में, कोई बात नहीं है, इसको देखिए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो अभी बताया, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है जो स्किनर साहब ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है। ये स्किनर साहब ने कहा था, इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे एम कैटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा एल थॉर्नडाइक और जे एम कैटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है दोस्तों। तो इसको बढ़िया से याद करना पड़ेगा, अच्छा से याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट, आपका विकास से संबंधित, हम अभी सभी टॉपिक को विकास से संबंधित ही बात करेंगे दोस्त। ये एक बेहतरीन टॉपिक है, इस टॉपिक से हम प्रश्न हमें रहता है। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यानी कि डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। अविराम मतलब विराम हुए बिना, यानी कि लगातार चलते रहता है, होते रहता है विकास, और यूनिवर्सल प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है। विकास विभिन्न
डायरेक्शन में ग्रोथ होता है हमारे शरीर का। इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहता है। ये विकास एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है, चलते रहता है, लगातार कंटिन्यूसली चलते रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है दोस्तों, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर गतिमान रहता है, निरंतर प्राणियों में प्रकट होते रहता है। विकास को इसलिए क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। और ये मुनरो साहब ने कहा था ऐसा। अब चलते हैं कि हरलॉक साहब ने क्या कहा था। हरलॉक साहब ने कहा था, बड़ा अच्छा ये सब पूछता है दोस्तों, कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत कोहेरेंट पैटर्न परिवर्तन है। व्यवस्थित और समन्वयगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। अब नेक्स्ट मुनरो साहब ने क्या कहा था दोस्तों, उसको आप देख लीजिए। मुनरो साहब ने कहा था कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी मुनरो भी एक आ गया। हर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, अपने अपने तरीके से रिसर्च किया है, शोध किया है और शोध के बाद अपना अपना सिद्धांत दिया है और हम शिक्षकों को कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन कंफ्यूज होने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है, देखना है। और जंग अगर छिड़ गई है तो युद्ध जीतने की भी तैयारी करनी ही होगी, चाहे युद्ध में जीत हो या हार हो, लेकिन जीत की उम्मीद लेकर के प्रवेश करेंगे और जीत सत्य की होती ही है। तो निश्चित तौर पर होगा दोस्तों, हमारी जीत होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पर। सभी विकास के सिद्धांत से बात है और अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसलिए उस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अपने दोस्तों को ये सब शेयर करना चाहिए। देखिए, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है दोस्तों, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। वो प्रतिरूप क्या होता है? वो प्रतिरूप होता है दोस्तों दो प्रकार का, मस्तकाधोमुखी यानी कि मस्तक से सिर तक, पैर तक, और निकट दूर दिशा। ये दो दिशाओं में विकास होता है मनुष्य के शारीरिक विकास। पहला मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, इसको अंग्रेजी में कहा गया है सेफलाकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर अगर होता है तो उस विकास के अवस्था को कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास। और भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सारी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम चलते रहता है, शारीरिक विकास। लेकिन निकट दूर वाले विकास क्रम में प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में परिणाम होता है। केंद्रीय भागों का मतलब हुआ, आप ढोड़ी समझ सकते हैं, पेट का विकास पहले हो जाएगा, तौंद हो जाएगा, धर में क्रियाशीलता जल्दी आएगी और फिर मस्तिष्क का विकास होगा। तो ये निकट दूर विकास क्रम है। ऐसा पूछ सकता है, मस्तकोधोमुखी विकास क्रम में क्या होता है और निकट दूर विकास क्रम में क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। अच्छा पॉइंट को हमने पुस्तक से ये करके कलर करके उसको अंडरलाइन करके आपके लिए लाया हूँ, जो शायद बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम। वंशानुक्रम के बारे में है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम है व्यक्ति का। तो डिंकमेयर साहब ने वंशानुक्रम के बारे में 1965 ईस्वी में कहा था, हम लोगों के जन्म से पहले की बात है, कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। बालक में जन्म के समय से ही हेरिडेटरी गुण पाए जाते हैं।
प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। यह हेरेडिटरी में डिंक मेयर साहब ने ऐसा कहा था। वंशानुक्रम को ज़्यादा वैल्यू दिया था, इंपोर्टेंस दिया था। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अपना शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। ये बात भी वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है और ये सब बात डिंक मेयर साहब ने ऐसा कह दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुत सुंदर पॉइंट है दोस्तों। माता के रज तथा पिता के वीर्य। माता के रज तथा पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, जिससे बायोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। अतः एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। कहता है कि एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है, वह भी जीन के कारण होता है और यह भिन्नता का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन है। पूछा जा सकता है कि माता पिता के एक ही बच्चे के दो बच्चे में भिन्नता पाई जाती है, क्यों? लॉ ऑफ क्या है? लॉ ऑफ भिन्नता, लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम है। और दूसरा नियम है प्रतिगमन का नियम। हिंदी वर्ड बहुत टफ होता है दोस्तों। प्रतिगमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसके अनुसार है कि प्रतिभाशाली माता पिता के संतान दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। प्रतिगमन जस्ट उल्टा हो गया, विपरीत हो गया दोस्तों। लॉ ऑफ रिग्रेशन कि प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं, माँ भी कलेक्टर, बाप भी कलेक्टर, और बेटा जो है काबिल नहीं हो पाता है, तो उसको उस समय में मनोवैज्ञानिक ने ऐसा शोध किया है कि उसको कहा है कि लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंतर्गत उनके बच्चे दुर्बल बुद्धि के हो गए, जिनका आईक्यू बहुत ही कमज़ोर होगा, 70 से भी कम होगा, 60, 50, 40 भी हो सकता है। ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये स्क्रीन पे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमको, इसलिए उसको नहीं देखना है, आप इसके पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में आप लोग जानते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स मानव के शरीर में होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन इसमें कुछ हमको पढ़ना है विकास के संदर्भ में कि बालक के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियाँ से जो स्राव निकलता है, बालक के अंदर में पाए जाने वाली, बालक के अंदर मतलब बालक के शरीर में, मस्तिष्क में, पेट में, जो भी बॉडी के शरीर में, बॉडी में पाया जाने वाला ग्रंथि है, उसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और उसमें जो हार्मोन्स निकलता है, स्राव होता है, निकलता है, वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास और व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो इसमें कुछ बात है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत सारे ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं, हाँ, एड्रिनल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। तो अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के पास। जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों और दांतों का विकास निर्भर करता है। यदि पैराथायराइड ग्रंथि से आपका हार्मोन्स नहीं निकलेगा, स्रावित नहीं होगा, तो हड्डियों और दांतों का विकास बच्चों में नहीं होगा। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति का भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। कहता है कि अगर ये पैराथायराइड ग्रंथि से कोई हार्मोन्स निकलने वाला है बच्चों में और ये नहीं निकलता है, स्राव कम होता है, तो इससे प्रॉब्लम होगा, बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार बदल जाएगा और शांति की भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित कर देगा, उस शांति को भी प्रभावित करेगा। संवेगात्मक व्यवहार का मतलब उसमें घृणा, प्रेम, प्रसन्नता, खुशी, ये सब, उमंग, उत्तेजना, ये सब का व्यवहार आ जाता है और ये सब व्यवहार उसमें फिर नहीं आ पाएगा, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि का काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि से है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक का लंबाई किस ग्रंथि से है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा हमको दोस्तों, विज्ञान की व्यू से भी, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है कि बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुष तत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाज़ें और स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियाँ, गोनैड ग्लैंड्स पर निर्भर करता है। यानी बच्चों के लिए दिया है, लड़कों के लिए भी दिया है, लड़कियों के लिए भी दिया है कि लड़कों को ये थायराइड ग्रंथि का स्राव से क्या होता है, दाढ़ी, मूछ और पुरुष जैसी उसकी आवाज़ें आती है, मोटा आवाज़, भारीपन हो जाता है। और स्त्री में जनन ग्रंथियाँ होती है और जनन ग्रंथियों पर डिपेंड करता है स्त्रीत्व का लक्षण, उसके वक्षस्थल का विकास,
उसके मानसिक बौद्धिक स्तर का विकास, जनन ग्रंथियों का विकास, बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बहुत गहन अध्ययन कर लेंगे बायोलॉजी में भी जा कर के एक बार। अब चलते हैं इस यौन पे ही बहुत सुंदर बात हरलॉक साहब ने कहा है। क्या कहा है उसको देखते हैं। हरलॉक साहब ने यौन से सेक्स से संबंधित बात को देखिए कि यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। दोस्तों एक फ़ोन आ गया था, मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, फिर से देखिए। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। ये याद रखना है कि जन्म के समय 2 बच्चे जन्म होंगे, लड़का और लड़की, तो अगर अलग अलग माँ पिता का, तो लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है। लेकिन वयः संधि बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। वयः संधि को हरलॉक ने कहा है 12 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था को हरलॉक साहब ने डिफाइन किया है कि इस अवस्था में जब बच्चे जाते हैं तो उसको वयः संधि कहा जाता है। इस अवस्था के परिणाम होते ही लड़कियां में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देती है और शीघ्र लड़कियां विकसित होती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी, शारीरिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाती है। ये हरलॉक साहब ने भी बताया और ये ऐसा होता है। तो इसको विकास के क्रम में इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विकास की विभिन्न अवस्थाएं को देखना है दोस्तों। विकास की विभिन्न अवस्थाएं को देखना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या है। तो रॉस जो वैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। तो शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया गया है टाइम पीरियड। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बताया गया कि पूर्व बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष के अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष के अवस्था को किशोरावस्था कहा गया। यही किशोरावस्था बहुत बच्चों की खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चों को संभालना चाहिए। यह तूफान का अवस्था है, क्रोध का अवस्था है, घृणा का अवस्था है, प्रेम का भी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उसे तैयार करने के लिए दोस्तों कठिन परिश्रम करना पड़ता है, माता पिता को भी और स्कूल में शिक्षकों को भी। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा दिया गया जो आपका ये अवस्था है सामान्य माना गया है और इसके अनुसार अवस्थाएं करीब 11 अवस्थाएं हैं हरलॉक के द्वारा बताया गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। हरलॉक ने जो बताया है अवस्था, इस अवस्था को हम लोग क्यों छोड़ेंगे, देख ही लेते हैं। ये करीब 11 अवस्था बताया हरलॉक साहब ने। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि जो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को होगा उम्र, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। 60 वर्ष के बाद मृत्यु की ओर वो सोचने लगता है। ये सब अवस्था जो है 11 प्रकार की अवस्था है जो अवस्था हरलॉक साहब ने बताया। ये याद रखना है कि हरलॉक साहब ने बच्चों की विकास की कितनी अवस्थाएं में डिवाइड किया, तो 11 और रॉस साहब ने 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा। शैशवावस्था की बात हो रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए। जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था, उंगली देके पढ़ना चाहिए। जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बच्चों में हर आदमी अपना अपना डिफाइन किया अलग अलग तरीके से, हर साइंटिस्ट। कोई कहता है 3 साल तक, कोई कहता है 15 दिन तक। जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन, एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है और उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये शैशवावस्था की अवस्था है। इस अवस्था की ऐसी बात है। नेक्स्ट अवस्था में चलते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को रखा गया है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है और इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन बनाया कि क्यूरियोसिटी किस अवस्था में आती है दोस्तों, तो बाल्यावस्था में। वह अपने माता पिता, शिक्षकों से विभिन्न तरह के सवाल, जिज्ञासा वाले प्रश्न कर सकते हैं।
करते हैं। तो यह अवस्था जो है बच्चों की अवस्था, जिज्ञासु अवस्था, क्यूरियोसिटी की अवस्था कही जा सकती है। और वयः संधि तो हमने बता दिया था कि 12 से 18 साल के बच्चों को वयः संधि कह सकते हैं। वयः संधि में 12 से 13 साल की अवस्था को, इस अवस्था में प्रमुख विशेषता है कि यौन अंगों की परिपक्वता का विकास हो जाता है वयः संधि में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक किशोरावस्था है जिसको मैंने कहा था कि तूफान की अवस्था है दोस्तों। इस पर बहुत क्वेश्चन रहता है। क्रोध की अवस्था है, और इस अवस्था में जो है किशोरावस्था में क्या होता है, इसको आप देख लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। यह अवस्था 13 वर्ष से परिणाम होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, 13 से 16 साल वाला बच्चा और 17 से 21 साल वाला बच्चा। अर्ली एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता, समस्या की अधिकता इस अवस्था के बालक को होती है। कल्पना की अधिकता रहती है, सामाजिक अस्थिरता होती है। हाँ, इस समय किशोरों को शारीरिक और मानसिक समायोजन में अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित होता जाता है। तो यह अवस्था अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है प्रश्न के दृष्टिकोण से दोस्तों। अब चलते हैं विकास। गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, ये सब तो हमने देख लिया है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि विकास में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, योगात्मक, भागात्मक, गुणात्मक, जोड़ात्मक। तो गुणात्मक लिखेंगे दोस्तों। अब विकास के क्रम में एक अच्छा प्रश्न है आपके पास, इसको आप देखिए दोस्तों। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। विकास का क्रम, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। यही साहब मुनरो साहब ने कहा था कि विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। परिवर्तनों की श्रृंखला है, ये मुनरो साहब ने कहा था। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। ये सब मुनरो साहब ने ही कहा है इसको। और मानव के शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी और विकास और निकट विकास। ये हमने बताया था, निकट दूर विकास क्रम। ये बात हमने बता दिया था दोस्तों, फिर भी देख लीजिए। मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, और निकट दूर विकास क्रम शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से परिणाम होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में विकास होता है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। विकास के क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है और फिर विशेष क्रिया करता है, यानी सामान्य से विशेष की ओर विकास होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता डिफरेंस पाई जाती है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण में आकर खुद को एडजस्ट करता है दोस्तों, और चौं चौं करता है, रोता है, हजारों टन एयर का प्रेशर झेलता है, यानी खुद को एडजस्ट करता है। यानी शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था, स्टेज ऑफ द एडजस्टमेंट कहा जा सकता है। बचपन की विशेषता, बचपना अवस्था की खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज कह सकते हैं, अजीबोगरीब अवस्था कह सकते हैं, आत्मनिर्भरता की अवस्था कह सकते हैं, नैतिकता का अभाव कह सकते हैं, आत्मकेंद्रित कह सकते हैं। इस तरह का बात इसके साथ में हो सकता है। और पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जा सकती है। जिज्ञासु पूर्व बाल्यावस्था को या बाल्यावस्था को जिज्ञासु की अवस्था कही जा सकती है, क्यूरियोसिटी की अवस्था कही जा सकती है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को गंदी आयु की अवस्था भी कहते हैं, डर्टी एज, चुस्ती की आयु भी कहा जाता है ना। विकास, नैतिक विकास की आयु भी कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है। उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो मेन है, किशोरावस्था को विकास क्रम में सुनहरा अवस्था कहा जाता है। यह परिवर्तन की अवस्था है, विषम लिंगी भावना का विकास होता है इसमें। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, तनाव और परेशानी की अवस्था है, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था है, यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी हो सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को शेयर करने के लिए प्लानिंग किया है। अब देखिए, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि के द्वारा होता है। यह मॉन्टेसरी ने कहा था। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण और तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। और नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, ये भी पूछे जाते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है, इसको देखिए। शिक्षा जो है मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार और मानसिक विकास दायिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। बाल केंद्रित शिक्षा में नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जॉन वी वाटसन साहब ने क्या कहा है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो। याद रखिएगा, मधुबनी में वाटसन हाई स्कूल है दोस्तों, और इससे याद हो जाएगा आपको वाटसन हाई स्कूल। वाटसन ने कहा कि मुझे जो भी बच्चा देना है दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो बनाना चाहोगे मैं बनाकर दूंगा। उसे डॉक्टर बनाना चाहिए तो डॉक्टर बना दूंगा, वकील कहोगे तो वकील बना दूंगा, चोर कहोगे चोर बना दूंगा, तुम जो चाहोगे वो बना करके मैं दे दूंगा। जॉन वी वाटसन ने कहा। व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक थे, यानी व्यवहार से वो बच्चों को और ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करते कि वो जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बात था और ये सही भी हमको लगता है। अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्वलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों का प्रमुख विशेषता है। पुनर्वलन पर, अभिप्रेरणा पर और अधिगम पर, ये तीनों चीज जो है व्यवहारवादियों का प्रमुख विशेषता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम देख रहे हैं दोस्तों। ये वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत का नाम बोलेंगे दोस्तों, और कौन साहब ने दिया उसका नाम बोलेंगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड साहब ने दिया है, फ्रायड ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों आप जानते हैं कि ये पियाजे साहब ने दिया, जीन पियाजे ने। फिर देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन साहब ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की साहब ने दिया है, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। फिर से देखिए दोस्तों, रिपीट कीजिए। और ZPD, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, ये जो है, ये जो विकास का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, ये वाइगोट्स्की ने दिया है, वाइगोट्स्की ने दिया है दोस्तों। तो ये सब याद रखना पड़ेगा कौन कौन सिद्धांत हुआ। फ्रायड साहब ने फ्राई कर दीजिए उसको, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया है ना। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन दिया? तो जीन पियाजे ने, इसे याद रहेगा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया। भाषा चॉम्स्की ने दिया, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्रो का नाम आप सुनते हैं, कौवा कहिए, या साइंटिस्ट का नाम है क्रो, मनोवैज्ञानिक है।
1958 ईस्वी में इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के परिणाम से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये बात जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ जाता वृद्धावस्था तक, तो आप बाल विकास के अंतर्गत एवे नहीं करेगा विकास में, क्योंकि वृद्धावस्था का जो साइंटिस्ट लोग दिया है। लेकिन भाई जब मरने के समय जाएगा तो वृद्धावस्था में जाएगा तो रिसर्च आप कीजिए, लेकिन वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात सही है क्रोक्रो ने जो कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो गर्भकाल से परिणाम होकर के किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है, तो ये सही है। और जेम्स ड्राइवर साहब ने जो कहा उसको भी आप देख ही लीजिए कि जेम्स ड्राइवर ने कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह विज्ञान है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे हैं मानव का अध्ययन किया जाता है। तो परिपक्वता तो ये भी मैच्योरिटी की अवस्था, तो वह किशोरावस्था के बाद आप मैच्योर्ड कह सकते हैं। जब बच्चा 21-22 साल में चला जाता है तो मैच्योर्ड हो जाता है, उसको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए बहुत चिंतित रहता है और वो उसके अनुसार परिश्रम भी करता है। लेकिन आप ज़्यादा उम्र तक देंगे तो साइंटिस्ट तो ऐसे होते हैं मनोवैज्ञानिक जो अपना थेसिस दिए हुए हैं दोस्तों, उसी थेसिस को अभी याद रखना है। हरलॉक ने क्या कहा दोस्तों, ये हरलॉक साहब को भी देख लीजिए, ये क्यों रूठे रहेंगे। 1978 में इन्होंने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर, अब देख लिए, ये कहा गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तब से, ये कहा गर्भाधान से, वही वर्ड को परिवर्तन करता गया है, और मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का होने वाला परिवर्तनों का अध्ययन करना है। रे भाई, तो मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन करेगा तो बाल विकास होगा, वो उसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहेंगे। यो छोटवा सब गलतियाँ बोलता है और बोल दिया है, सबको कन्फ्यूज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं है। तो इतना सारा आप वीडियो को देख लीजिए, वीडियो बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों ये पसंद आया तो विकास की अवधारणा से संबंधित मैंने सारे बातों को बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से अंडरलाइन करके मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए परमानंद कुमार आपसे विदा होना चाहता है। रब्बा खैर, बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें दोस्तों। थैंक यू।